आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसमें हम स्टार्ट लेंगे सीएनएस डिप्रेसिंग एजेंट से। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से कि सीएनएस डिप्रेसेंट्स होते क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करते हैं और इसमें कौन कौन सी क्लासेस होती हैं, और इनका हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसका डिटेल एसएआर पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच क्लास, और उनके अंदर जो डेरिवेटिव्स हैं उनके दरमियान जो है वो डिफरेंसेस भी देखेंगे। अब सबसे पहले जो भी सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं वो क्या हैं। बेसिकली ऐसे एजेंट्स या ऐसी ड्रग्स जो कि ब्रेन के फंक्शन को जो है वो डिप्रेस कर दें या ब्रेन के फंक्शन को जो है वो सप्रेस कर दें, यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को जो है वो स्लो डाउन कर दें। तो वो जो है वो क्लास ऑफ ड्रग्स जो है वो क्या कहलाती हैं, सीएनएस डिप्रेसेंट्स कहलाती हैं। अब इसमें जो है वो मल्टीपल ड्रग्स इन्वॉल्व होती हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये नॉर्मल फिजियोलॉजी में इस बात को डिस्कस करना पड़ेगा कि वैसे ही बॉडी के अंदर जो है वो, अगर हम ब्रेन को देखें तो ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और उसमें जो है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स जो है वो वर्क कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि वो आगे वाले न्यूरॉन्स को फर्दर जो है वो स्टिमुलेट करें, और कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो आगे वाले न्यूरॉन्स को जो है वो इनके फंक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, जो कि इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है किसी भी न्यूरॉन का, ये डिपेंड करता है उससे निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर से कि वो न्यूरोट्रांसमीटर ख़ुद कैसा है। अगर जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन है ऑब्वियसली उसके अंदर से जो है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है वो ग्लूटामेट की है। जितने भी ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं वो सब एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स होते हैं, और वो ग्लूटामेट रिलीज़ करके आगे वाले न्यूरॉन्स को जो है वो एक्साइट करते हैं, और ये मोस्टली जो है वो थैलेमस वगैरह में पाए जाते हैं। अच्छा, और इनहिबिटरी न्यूरॉन्स जो है वो जाहिर सी बात है ऐसे न्यूरॉन्स होंगे जिनके अंदर से जो है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, और जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सबसे मोस्ट कॉमनली प्रीडोमिनेंट होता है ब्रेन में वो है गाबा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ग्लाइसिन। तो ये दोनों जो है वो बेसिकली आपके पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो देकर आगे जो है वो न्यूरॉन्स को इनहिबिट कर रहे होंगे। अब बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर बेसिकली इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स के अंदर जो है वो एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है, और यही बैलेंस जो है वो बेसिकली आपके पास नॉर्मल फंक्शनिंग में जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। अगर ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए तो उसकी वजह से जो है वो, अब डिस्टर्ब किस वजह से हो सकता है, या तो न्यूरोट्रांसमीटर की सिंथेसिस कम हो रही है, या तो आप डाइट से उसके सबस्ट्रेट नहीं ले पा रहे प्रॉपर तरीके से, या तो जो है वो कोई म्यूटेशन हो गई है जिसकी वजह से जो है वो, या न्यूरॉन्स डैमेज हो गए हैं जिसकी वजह से जो है वो जो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स हैं वो सफिशेंट नहीं है, या तो न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि अपना इफ़ेक्ट जो है वो बहुत तेज़ी से कर रहे हैं। जैसे कुछ केसेस में एक्साइटेशन बढ़ी हुई हो जाती है और कुछ केसेस में इनहिबिशन जो है वो कम हो जाती है। तो जब इनहिबिशन कम होगी तो ऑलरेडी एक्साइटेशन बढ़ जाएगी, और जब एक्साइटेशन कम होगी तो इनहिबिशन बढ़ जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे की जो है वो अपोजिंग फोर्सेस हैं। अच्छा, अब जितनी भी सीएनएस डिप्रेशन ड्रग्स हैं उसमें नंबर ऑफ़ ड्रग्स आती हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ड्रग है वो है बेंजोडाइज़ेपिन्स। बेंजोडाइज़ेपिन्स बेसिकली आपके पास ऐसी क्लास ऑफ ड्रग हैं जो सेडेटिव भी हैं, हिप्नोटिक भी हैं और एंजियोलाइटिक भी हैं। मतलब वो सेडेशन को इंड्यूस करवाने के लिए, एंजाइटी को रिड्यूस करवाने के लिए, और हिप्नोसिस को इंड्यूस करवाने के लिए, इसके अलावा मसल रिलैक्सेंट के तौर पर भी जो है वो इस्तेमाल होती हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स। और ये जो अपना मेजर एक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं, ये गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन करके गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके, और इसकी एफिनिटी को गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड से बढ़ाकर जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती हैं। लेकिन सीएनएस डिप्रेसेंट में सिर्फ यही क्लास ऑफ ड्रग नहीं आती, इसके अंदर लिस्ट ऑफ ड्रग्स आती हैं जिसमें नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स भी होती हैं, जिसमें हमारे पास जेड ड्रग्स हैं। जेड ड्रग्स जो होती हैं बेसिकली जैसे ज़ोलपीडीम, एज़ोपिक्लोन, और ये सब जो है वो जेड ड्रग्स हैं जिसके अंदर जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन न्यूक्लियस नहीं होता, जिसके अंदर दूसरे न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें इमिडाज़ोल पायरिमिडीन न्यूक्लियस होता है और साइक्लोपायरोलोन न्यूक्लियस होता है। ये सब न्यूक्लियस जो है वो उसमें पाया जाता है, लेकिन ये भी जो है वो एंजियोलिटिक, सेडेटिव और हिप्नोटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं गाबा रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके, लेकिन अदर देन बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइड। इसके अलावा बारबिचुरेट्स आती हैं। बारबिचुरेट्स मोस्टली जो होती हैं वो एंटी कन्वल्जेंट के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और एनेस्थेटिक
एंग्जाइटिक इफ़ेक्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं, ये भी सीएनएस को डिप्रेस करके काम कर रही होती हैं। बारबिटूरेट्स मोस्टली एपिलेप्सी की कंडीशंस में दी जा रही होती हैं और एनेस्थीसिया के लिए भी जो है वो दी जा रही होती हैं। इसके अलावा कुछ और ड्रग्स भी हैं जो कि आपके पास जो है वो सीएनएस को डिप्रेस करती हैं, जिसमें आपके पास बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, जिससे आपके पास जो है वो प्रोपेनोलोल है जो कि एंजाइटी में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा आपकी एंटी हिस्टामिन जिसमें डायफेनहाइड्रामीन है, ये भी जो है वो सीएनएस को डिप्रेस करके काम कर रही होती है। तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि आपके पास क्या कहते हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक और एंग्जाइटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो मेजरली अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इसमें सबसे पहले जो है वो गाबा ए रिसेप्टर एगोनिस्ट आती हैं, जिसमें बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं और अदर रिलेटेड ड्रग्स हैं जिसमें नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स भी हैं। और इसके अलावा जो है वो बारबिटूरेट्स का मैंने आपको बताया, और मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट जो कि आपके पास मेलाटोनिन जो कि सेरोटोनिन से प्रोड्यूस होता है, जो कि आपके स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। तो समटाइम मेलाटोनिन रिसेप्टर को एंटागोनाइज़ करके भी जो है वो हम स्लीप को इंड्यूस करवा सकते हैं। इसके साथ साथ अल्कोहल और कार्बामेट डेरिवेटिव्स भी यूज़ होते हैं एंग्जाइटिक और सेडेटिव और हिप्नोटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। इसके अलावा मज़ीद क्लासेस में जो आती हैं ड्रग्स, वो आती हैं एंटी साइकोटिक, जो कि साइकोसिस जितने भी थॉट रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, जिसमें शिज़ोफ्रेनिया है, मैनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, उन सब चीज़ों को जो है वो ट्रीट करने के लिए जो क्लास ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उन्हें हम एंटी साइकोटिक कहते हैं। एंटी साइकोटिक जो है वो न्यूअर वर्ड है। इसके अलावा इनको हिस्ट्री में पहले जो है वो ट्रैंक्विलाइज़र के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और न्यूरोलेप्टिक एजेंट्स के तौर पर भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं बेसिकली ये क्या करती हैं, ये जो है वो आपको काम डाउन करती हैं, आपके जो थॉट्स होते हैं उन्हें रेगुलेट करती हैं और आपकी थिंकिंग पैटर्न उनको जो है वो नॉर्मलाइज़ करती हैं। तो ये शिज़ोफ्रेनिया की कंडीशन में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें डोपामीन इनके लेवल्स बढ़ने की वजह से जो है वो प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाती है। अब इन एंटी साइकोटिक्स में भी फर्दर ड्रग्स आती हैं, जिसमें फिनोथायाजीन्स हैं, फ्लोरोब्यूटायरोफिनोन्स हैं और एंटी मैनिक एजेंट जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर और मैनिया में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें आपके पास लिथियम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है, लिथियम कार्बोनेट। तो ये सब चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी कि सीएनएस डिप्रेशन के अंदर जो है वो सबसे पहले जो आती है वो बेंजोडाइज़ेपिन्स आती हैं, फिर नॉन बेंजोडाइज़ेपिन्स आती हैं, फिर बारबिटूरेट्स आती हैं, मेलाटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट आते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास कुछ अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स हैं, जिसमें हमारे पास मैंने आपको बताया बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट, प्रोपेनोलोल, एंटी हिस्टामिन, डायफेनहाइड्रामीन्स और इटसेल्फ खुद जो है वो एंटी डिप्रेशन एजेंट, जिसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअप्टेक इनहिबिटर्स। इसके अलावा मेट्राजिपिन इसकी एक कॉमन एग्जांपल है जो कि आपके पास इंसोमिया के पेशेंट्स को दी जाती है ताकि वो जो है वो उनकी स्लीप वेक साइकिल जो है वो कंट्रोल हो सके। इसके साथ साथ जो है वो कुछ और एंटी डिप्रेसेंट्स भी होती हैं, जिसमें ब्यूसिप्रोन है, वो भी जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी अलॉन्ग विद इंसोमनिया जो है वो इस्तेमाल की जाती है। तो ये सारी ड्रग्स जो है वो मिलके सीएनएस डिप्रेसेंट्स को जो है वो क्लासिफाई करती हैं। अब मैंने जैसे बताया कि इसमें जो है वो बेंजोडाइज़ेपिन के बाद हम जो स्टडी करेंगे वो एंटी साइकोटिक्स को स्टडी करेंगे। एंटी साइकोटिक्स का मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंटी साइकोटिक्स वो एजेंट्स होते हैं या वो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि आपके पास साइकोटिक कंडीशंस में दी जाती हैं, साइकोसिस की कंडीशंस में दी जाती हैं, जिसमें आपकी थिंकिंग जो है वो डिसरेगुलेट हो जाती है या फिर जो है वो थिंकिंग पैटर्न्स जो है वो डिसरेगुलेट हो जाते हैं, थॉटफुल नेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ऑब्सेशंस हो जाती हैं और जो है वो बेसिकली आपके पास बिल्कुल जो है वो हेलुसिनेशंस आना शुरू हो जाती हैं, डिल्यूजन्स आना शुरू हो जाती हैं, नेगेटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें एडोनिया हो जाता है, बिल्कुल इन्वायरमेंट से जो है वो बंदा कट हो जाता है, सोशली विड्रॉ कर लेता है अपने आप को और उसको ऐसी चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब चीज़ें जो है वो कंडीशन जो होती है वो साइकोसिस के अंदर
फेयर होती है, उसे फेयर हो जाता है कि कोई मेरा बुरा चाहता है, कोई मुझे जो है वो किल करना चाहता है या मैं इसको मार दूँ। तो ये सब चीज़ें जो है वो बेसिकली साइकोटिक कंडीशंस में साइकोटिक कंडीशंस को कैटेगराइज़ करती हैं और इन्हें जो है वो मेडिकल टर्म में शिज़ोफ्रेनिया जो है वो कहते हैं। अब ये जो शिज़ोफ्रेनिया होता है ये बेसिकली आपके पास डोपामीन एनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन डिस्टर्ब होने की वजह से जो है वो हो रहा होता है। तो ये जितनी भी एंटी साइकोटिक एजेंट्स होते हैं ये डोपामीन इन एनर्जिक न्यूरोट्रांसमिशन पे जाके अपना काम करते हैं और ये डोपामीन के इफ़ेक्ट्स को ब्लॉक करते हैं डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर। बॉडी के अंदर जो है वो 5 टाइप्स के डोपामीन रिसेप्टर होते हैं, जिसमें D1 से D5 रिसेप्टर होते हैं और ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं एंटीसाइकोटिक, ये स्पेसिफिकली डोपामीन D2 रिसेप्टर्स और डोपामीन D3 रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो काम करती हैं। अब इनमें भी जो है वो बेसिकली फर्दर 2 क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती हैं, एक टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स और एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स जो है वो क्लासेस ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि ज़्यादातर पॉजिटिव सिम्टम्स को टारगेट करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं, जैसे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन्स, ये सब जो है वो हो रही होती हैं। और ये मोस्टली जो है वो बेसिकली डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को जो है वो बेसिकली आपके पास ब्लॉक करती हैं। तो हमने ये वाली बात की कि ये जो है वो डोपामीन रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो टारगेट कर रही होती हैं और 2 डोपामीन रिसेप्टर्स जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं साइकोटिक की कंडीशन में, एक डोपामीन D2 रिसेप्टर और एक डोपामीन D3 रिसेप्टर। और ये मोस्टली जो है वो लिम्बिक सिस्टम और जो है वो स्ट्रेटियल सिस्टम में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो 2 टाइप की इसमें क्लासेस हैं, टिपिकल एंटीसाइकोटिक और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो है वो ओल्डर एंटीसाइकोटिक्स हैं और ये जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं ये डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को जो है वो स्ट्रांगली जो है वो बेसिकली आपके पास इनहिबिट करती हैं और इनके जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं। स्ट्रेटियल के अंदर की डोपामीन D2 रिसेप्टर्स को जो है वो ज़्यादा इनहिबिट करती हैं और इनके जो है वो साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं और ये पॉजिटिव सिम्टम्स की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स, ये जो है वो न्यूअर एंटीसाइकोटिक्स हैं और ये एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती और ये जो है वो बेसिकली डोपामीन D2 रिसेप्टर्स और D3 रिसेप्टर्स को इतना ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो ब्लॉक नहीं करती, जिसकी वजह से जो है वो इन्हें हम नेगेटिव सिम्टम्स के अंदर इस्तेमाल करे होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के। तो ये हमारे जो है वो जर्नल इंट्रोडक्शन था सीएनएस डिप्रेसेंट्स का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि मेजरली ये वो क्लास ऑफ ड्रग्स होती हैं जो कि सीएनएस को डिप्रेस करती हैं और ये मल्टीपल कंडीशंस के अंदर, जिसमें हमारे पास अगर किसी बंदे की स्लीप साइकिल डिस्टर्बेंसेस हैं, इंसोम्निया है, उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, या अगर हमें जो है वो बेसिकली एपिलेप्सी की कंडीशन है उसमें इस्तेमाल होती है शिज़ोफ्रेनिया, मैनिया, और जो है वो बेसिकली इन एनेस्थीसिया को इंड्यूस करवाने के लिए भी जो है वो ये क्लासेस ऑफ ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं और ये जो है वो बेसिकली आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन परफॉर्म करके जो है वो ये इफ़ेक्ट्स दे रही होती हैं। अच्छा, अब हम इसके अंदर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं कि सीएनएस डिप्रेशन में मैंने जैसे आपको बताया कि एनेस्थेटिक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब एनेस्थेटिक एजेंट्स करते क्या हैं, बेसिकली ये जो है वो कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो कर देते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो पेन की सेंसेशन भी बंदे को नहीं होगी और मसल्स भी जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे। और ये किस तरह से काम करते हैं, ये जो है वो आयन चैनल्स को इनहिबिट कर जो है वो बेसिकली आपके पास स्पेसिफिकली जो आपका पिरामिडल सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर और जो स्टिलेट सेल्स होते हैं उसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको जो है वो बेसिकली इनहिबिट करके जो है वो अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब ये जो एनेस्थीसिया होता है ये एकदम से जो है वो आपके पास इंड्यूस नहीं होता, इसके कुछ स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो है वो क्या होता है, सबसे पहले जो है वो एनाल्जेसिया जो है वो हो रहा होता है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं ये सबसे पहले जाकर जो आपके कॉर्टिकल न्यूरॉन्स होते हैं, हायर कॉर्टिकल न्यूरॉन्स, वहाँ पे जाके जो है वो आयन चैनल्स को डिप्रेस करते हैं। और आयन चैनल्स जब डिप्रेस हो जाते हैं, स्पेसिफिकली जो आपका थैलेमिक रीजन होता है, जब उसमें जो है वो आयन चैनल्स की डिप्रेशन हो जाती है तो उसमें जो है वो क्या होता है, पेन की सेंसेशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद फिर जो है वो फर्दर जब आपके रेटिकुलर रीजन्स और जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं रेटिकुलर रीजन्स में, उनकी अगर जो है वो बेसिकली जो इनहिबिटरी न्यूरॉन्स होते हैं उनकी डिप्रेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो जब इनहिबिशन खुद इनहिबिट हो जाती है तो एक्साइटेशन जो है वो बढ़ जाती है और जब एक्साइटेशन बढ़ जाती है तो
पेशेंट जो है वो डिलीरियम की कंडीशन में जो है वो चले जाता है। और यहाँ पर ये स्टेज 1 और स्टेज 2 जो होता है बेसिकली इसके अंदर अभी फुल जो भी एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट होता है वो जो है वो बेसिकली आपके पास सिर्फ स्टेज 1 और स्टेज 2 को प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। सही है। अब आता है स्टेज 3। स्टेज 3 बेसिकली आपके पास सर्जिकल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें जब हम कोई सर्जरी की तरफ जा रहे होते हैं तो हम ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट देते हैं जो कि ब्रीथिंग को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर जो है वो क्या कहते हैं जितने भी आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको लॉस कर दे, जिसमें आपके मसल रिलैक्स हो जाए, जिसमें आपके जो कोस्टल मसल्स हैं उनकी पैरालिसिस हो जाए और जो है वो बेसिकली आपकी जो मस्कुलर टोन है वो रिड्यूस हो जाए और जितना भी आपके स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनेस्थीसिया जो है वो प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें हमारे पास वैनिकोरियम आता है जो कि आपकी जो है वो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस करवा के जो है वो वेजोमोटर पैरालिसिस करवा दे, जिससे जो है वो डेथ भी हो सकती है। तो जो स्टेज 3 होता है बेसिकली ये आइडियल स्टेज होता है जो कि एक एनेस्थेटिक एजेंट को जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए। अब ये एनेस्थेटिक एजेंट्स किस तरह से जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं वो जो है वो आयन चैनल को इनहिबिट करके जो है वो अपना एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब आयन चैनल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल जो होता है वो सोडियम गेटेड आयन चैनल होता है, क्योंकि सोडियम गेटेड आयन चैनल जो है वो आपके पास न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे मौजूद होता है और ये जो है वो प्रोपगेशन ऑफ इम्पल्स करा रहा होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एनेस्थेटिक एजेंट्स के इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए डिफरेंट टाइप की थ्योरीज़ आती हैं, जिसमें सबसे पहली थ्योरी जो होती है वो मायर ओवरटोन थ्योरी आती है। मायर ओवरटोन थ्योरी ये कहती है कि जितनी ज़्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी किसी भी एनेस्थेटिक एजेंट की उतना ही वो पोटेंट एनेस्थेटिक एजेंट होगा, यानी कि जितना ज़्यादा उसके अंदर लिपोफिलिक ग्रुप्स ऐड होंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर वो उतना ही उसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और वो उतना ही पोटेंट एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम गेटेड आयन चैनल्स होते हैं उनके अंदर जो है वो कुछ हाइड्रोफोबिक रीजन्स होते हैं। ये एनेस्थेटिक एजेंट्स उन रीजन से बाइंड करते हैं और उन रीजन से बाइंड करने की वजह से वो क्या करते हैं, वो जो है वो बेसिकली आपके पास उस पर्टिकुलर जो चैनल होता है उसकी डिसॉर्शन कर देते हैं और उसके साथ सोडियम आयन की एंट्री को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो आपके पास जो डीपोलराइजेशन होती है न्यूरॉन की वो इफ़ेक्ट हो जाती है और न्यूरोनल सिग्नल आगे प्रोपेगेट नहीं कर पाता। तो मैंने आपको ये बताया कि ये थ्योरी ये कहती है कि जो आपके पास आयन चैनल है उस पर हाइड्रोफोबिक रीजन मौजूद हैं। अगर आप कोई ऐसे एनेस्थेटिक एजेंट बनाएंगे जिसके अंदर लिपोफिलिक ग्रुप्स ज़्यादा होंगे तो वो स्ट्रांगली उन हाइड्रोफोबिक रीजन से इंटरेक्ट करेगी और वो उतनी ज़्यादा जो है वो क्या होगी, उतनी ज़्यादा जो है वो बेसिकली आपके पास स्ट्रांगली उस रिसेप्टर से बाइंड करेगी और उतना ही अच्छा जो है वो पोटेंट एनेस्थेटिक इफेक्ट आएगा। अच्छा, सेकंड जो है वो बेसिकली थ्योरी ये कहती है स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है एनेस्थेटिक एजेंट की, स्पेसिफिकली वो एनेस्थेटिक एजेंट जो वॉलेटाइल इन नेचर होते हैं उनके लिए जो है वो बेसिकली स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो उन्होंने ये देखा कि जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो हैं बेसिकली आपके पास एनेस्थेटिक एजेंट, वॉलेटाइल एनेस्थेटिक एजेंट वो ज़्यादा जो है वो एक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द लीवो रोटेटरी के, वो रिसेप्टर से जो है वो स्ट्रांगली बाइंड करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो बेसिकली ये बात भी देखी गई कि कुछ अदर आयन चैनल्स भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके पास जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट के लिए, जिसमें हमारे पास NMDA रिसेप्टर है जो कि आपके पास जिससे ग्लूटामेट और ग्लाइसिन अमाइनो एसिड्स जो है वो बाइंड करते हैं। ये देखें आपके पास ये जो है वो ये जो है वो NMDA रिसेप्टर आयन चैनल है, ये जो है वो बेसिकली आपके पास सोडियम और कैल्शियम आयंस को जो है वो इनसाइड मूव करवाता है, पोटेशियम आयंस को जो है वो आउटसाइड मूव कराता है। तो इस रिसेप्टर के ये भी जो है वो बेसिकली आपके पास न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी के अंदर जो है वो अपना रोल प्ले करता है और इससे ग्लूटामेट और ग्लाइसिन जो है वो बाइंड करते हैं। जब ग्लाइसिन बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो है वो इनहिबिट हो जाता है और जब ग्लूटामेट बाइंड करता है तो ये रिसेप्टर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो इस आयन चैनल के थ्रू जो है वो बेसिकली जो ड्रग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है एनेस्थेटिक इफेक्ट, वो कीटामीन होती है। कीटामीन क्या करती है, वो इस रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देती है और सोडियम और कैल्शियम आयंस की जो है वो प्रोपेगेशन को इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा कुछ अदर क्लासेस ऑफ ड्रग्स भी हैं जो कि आपके पास जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो
वो मॉर्फिन है, जो कि आपके पास ओपियोइड रिसेप्टर्स पे बाइंड करके जो है वो कैल्शियम पोटेशियम कंडक्टेंस को इंक्रीज़ कर देती है और जो है वो क्या कहते हैं आपके पास न्यूरॉन को हाइपरपोलराइजेशन स्टेट पर जो है वो ले जाती है और इनहिबिशन क्रिएट कर देती है। इसके अलावा जो है वो गाबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, जिसमें आपके पास जो है वो बेंजोडाइज़ेपीन्स हैं जो कि क्लोराइड कंडक्टेंस को इंक्रीज़ करवा कर जो है वो एनेस्थेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं। तो हमने ये वाली बात की कि आपके पास जो इनहिबिशन के अंदर मेन रोल होता है वो गाबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड का होता है। ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये अपना जो है वो बेसिकली गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके अपना इनहिबिटरी इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जो गाबा रिसेप्टर्स होते हैं वो आपके पास जो है वो दो टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर, गाबा बी रिसेप्टर और गाबा सी रिसेप्टर। गाबा ए रिसेप्टर जो है वो बेसिकली आपके पास वो रिसेप्टर होते हैं जो कि न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये जो है वो फास्ट इनहिबिटरी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन को मीडिएट कर रहे होते हैं। और इनका जो मेन रोल होता है बेसिकली अगर हम इन्हें टारगेट करेंगे तो इन्हें बेसिकली हम एंजाइटी, पैनिक अटैक और स्ट्रेस इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास इन्हें टारगेट करेंगे। और गाबा बी रिसेप्टर जो होते हैं वो स्लो इनहिबिटरी पोटेंशियल को मीडिएट कर रहे होते हैं और इनका इफेक्ट पेन पर होता है और ये मेमोरी और मूड को इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो इन्हें हम डिप्रेशन की केसेस में जो है वो टारगेट कर रहे होते हैं। और गाबा सी रिसेप्टर का कोई फिजियोलॉजिकल रोल अभी तक डिस्क्राइब नहीं है। तो अभी हमने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीएनएस डिप्रेसिव एजेंट्स पढ़ लिया। हमने जो है वो ये देखा कि एनेस्थेटिक एक इफेक्ट अपना कैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनके बारे में थ्योरी पढ़ी। और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो स्टार्ट करेंगे गाबा ए रिसेप्टर्स की केमिस्ट्री को और बेंजोडाइज़ेपीन्स को, उनका एसएआर स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कंपाउंड का एसएआर भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपका लेक्चर समझ में आओगे। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़।